दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी एडी ज़ाको जर्मनी का। जब हिटलर नाज़ी यहूदियों के साथ अत्याचार करता है, उसमें से बचा एडी ज़ाको दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी, होलोकास्ट का एडी ज़ाको, जो दुनिया का खुशहाल नाम से अभी 4 साल पहले किताब लिखता है, मरने से ठीक पहले। उससे ही समझ में आता है कि हिटलर की नाज़ीशाही में, तानाशाही में यहूदियों के साथ किस तरह से नफरत की गई, अत्याचार हुए। ये पुस्तक और पुस्तक का विश्लेषण मधुमती में जून 2024 में प्रकाशित हुआ। मुझे हाल ही में पढ़ने को मिला और मुझे लगा कि इस समीक्षा पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक के बारे में जितने भी लोगों को पता होना चाहिए, हमारी ड्यूटी बनती है कि ये सबसे अधिक लोगों तक पहुँचे। दुनिया का खुशहाल इंसान एडी ज़ाको, जो 101 वर्ष का होकर के मरता है, और ये पुस्तक हमें दे जाता है। धार्मिक एवं नस्लीय नफरत की उन्मादी लहरें मनुष्यता को कैसे ख़त्म करती है। नफरत कितनी खतरनाक होती है, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझती। ये सभी देशों के लिए ये पुस्तक हर देशवासियों को इसलिए पढ़नी चाहिए कि शासक राष्ट्र के नाम पर नफरत पैदा करेगा तो तानाशाही आदमी के साथ दुश्मनी पैदा कर सकती है। नाजी यातना शिविर से कैसे बचे, और बचने वाले एडवर्ड ज़ाको पुस्तक लिखते हैं, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, यानी दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी। वो तब लिख सका जब उसने मरते मरते अत्याचारों से, भूख से, ठंड से, प्यास से कई लाखों हजारों मर गए, लेकिन वो यातना शिविरों से बच गया, यातनाओं से बच गया। और हमारे सामने कितने आत्मविश्वास के साथ, कितनी सकारात्मकता के साथ सोच रखता है दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी। ये पुस्तक सबके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। जब तक पुस्तक नहीं पढ़े तब तक ये समीक्षा और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ये दिखाता है कि देश की आवाम ये ख्याल रखे कि उनके शासक किसी भी सूरत में तानाशाह ना हो, कुछ इंच भी ना हो, क्योंकि नफरत तानाशाह पैदा करता है। प्रथम विश्व युद्ध से बात शुरू होती है जब जर्मनी की हार होती है, और इतिहास का क्रूरतम तानाशाह उसी प्रथम विश्व युद्ध के अपमान के बाद जन्म लेता है। और परिणाम क्या आता है? 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में 4 से 6 करोड़ लोगों की मौत का परोक्ष उत्तरदायी हिटलर, तानाशाह कहा जा सकता है। हिटलर एक नए पैटर्न पर, ये कहें कि अपने एजेंडे पर चलता है। वो जर्मन जाति को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहता है, और ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। सर्वश्रेष्ठ कहना, अहंकार, और ये अहंकार कहाँ लेकर के जाता है कि जर्मन जाति को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, नारा लगाता है, और इसी तरह की नारे से वो जनता के बीच में पहुंचता है। कहता है जर्मन जाति विश्व का नेतृत्व कर सकती है, और साथ में अपने भाषणों में यहूदियों से नफरत भरी बातें करता है। जर्मन की हार का ठीकरा अगर किसी के पास फोड़ा, किसी के सर फोड़ा, तो देश में छुपे वो गद्दार जो
ये कथन सरासर झूठ था। जिनको गद्दार कह रहा था वो भी झूठ था, लेकिन वो झूठ के बल पर चला। एक तो पहला झूठ ये कि जर्मन जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा झूठ कि वो विश्व का नेतृत्व कर सकती है। तीसरा झूठ वो देशद्रोही किनको कह रहा था। जर्मन सैनिक 1 लाख रहे और युद्ध में 12,000 शहीद हुए, और वो एक राष्ट्रवादी लहर के बल पर चलता है और नफरती भावना को अंजाम देता है। 1933 में जर्मनी का चांसलर बन जाता है। उसका सीधा एजेंडा था यहूदियों का समूल नाश करना। उन पर कई तरह की पाबंदी लगाता है। उनको शिक्षा न मिल सके स्कूलों पर प्रतिबंध लगाता है। उनके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाता है। प्रार्थना पूजा करने पर, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाता है। इस तरह से कई तरह की पाबंदियां और प्रतिबंधों से वो यहूदियों को के प्रति नफरत की भावना बढ़ता है। 9 नवंबर 1938 को जाकू इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद पिताजी से यानी माँ बाप से मिलने के लिए लीप्जिंग पहुंचता है। और लीप्जिंग पहुंच करके वो देखता है कि उसके घर के सामने सुनसान पड़ा है, सिर्फ एक कुत्ता दिखाई देता है। किसी तरह से वो रात गुजारता है कि जर्मन सैनिक आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसकी बाह पर स्वस्तिका निशान का गोद देते हैं और कई तरह से अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। 9 व 10 नवंबर 1938 की रात टूटे कांच की रात के नाम से दर्ज की जाती है। ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कत्लेआम किया गया, मार धाड़, मारपीट, कईयों को मौत के घाट उतारा गया। बच्चों को मां से छीन करके नदियों में फेंक दिया गया। लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इंसान से हैवान बनते हुए देखा गया। 9 व 10 नवंबर की वो रात 1938 की टूटे कांच की रात के नाम से दर्ज की गई। इंसान से किस तरह से हैवानियत पैदा होती है। जाकू का 200 वर्ष का पुराना घर उसकी देखते देखते ध्वस्त कर दिया गया। इस कदर नफरत यहूदियों से उन्होंने नाजियों में भरी। ये तानाशाह हिटलर का एक एजेंडा जिसमें वो लाखों करोड़ों लोगों को मरवा देता है। तब जाकू कहता है, क्या तुम्हारे पास आत्मा नाम की भी चीज है? अगर आत्मा नाम की चीज होती तो क्या ऐसा कर पाते? ये सवाल वो अपनी पुस्तक में बार बार करता है। और दूसरी बात कहता है कि वो लोग जो हम पर अत्याचार कर रहे थे और अत्याचार होते हुए जो लोग देख रहे थे, वो हमारे दर्द का, जैसे दर्द हमें हो रहा है, आनंद वो ले रहे हैं। ये भयानक अत्याचार हो रहा था और वो आनंद ले रहे थे। लेकिन इससे भी बुरा वो था कि वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अत्याचार कर रहे हैं। वो अपने आप को सही मान रहे थे। ये सबसे बुरा था। इससे भी बुरा था कि वो हम पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को सही मान करके कर रहे थे। ये सबसे बुरा था। इतिहास का रास्ता अलग हो सकता था अगर लोग डरते नहीं तानाशाह हिटलर से। लोगों में कमज़ोरी थी कि वो डरे हुए थे कि ये गलत होता हुआ देख रहे थे, और ये डर के मारे वो नफरत के पक्ष में धकेल दिए जाते। यानी बहुत बड़ी आबादी तानाशाह हिटलर की नफरती भाषा के अनुकूल बह जाती है और ढकेल दी जाती है उस नफरती माहौल में। एडी जाकू 150
कैदियों के साथ बुचेन वर्ल्ड में डाल दिया जाता है, जहां -8 डिग्री टेम्परेचर था और वो कम से कम कपड़ों में, कम से कम खाने में, कम से कम पानी में वहाँ रखे गए और भयानक खेल खेला गया यहूदियों के साथ। वो सुबह ही होते ही 300-400 कैदियों को छोड़ते और उनको कहते दौड़ लगाओ, और कुछ दूर दौड़ लगाने के बाद उनको गोलियों से भून दिया जाता। इस तरह का अत्याचार खेल की तरह कर रहे थे वो किसी तरह से भाग करके बेल्जियम पहुंचता है। बेल्जियम में शरणार्थी शिविर में पहुंच जाता है, लेकिन 1940 में जर्मन बेल्जियम पर भी कब्जा कर लेते हैं और फिर बेल्जियम पर विजय होने के बाद बेल्जियम भी जर्मन के अंडर में आ गया, इसलिए वहाँ से भी उसे भागना पड़ता है। वो दुर्गम कठिन रास्तों से दौड़ता भागता फ्रांस की ओर भागने लगता है और उसे बीच में ग्रामीण लोग मिलते हैं, ग्रामीण गरीब किसान, वे उसकी मदद करते हैं। और जाको अपनी पुस्तक में लिखता है, दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी पुस्तक में, कि वो ग्रामीण लोग गरीब बदहाल, लेकिन वो मुझसे पूछते कि तुमने कुछ खाया, इस तरह का सवाल पूछते और जो कुछ उनके पास होता वो मुझे खाने को देते, ठहरने को देते, छाया देते, रहने को, और मुझे उन्होंने बहुत सहूलियतें दी और आगे का रास्ता बताया। फ्रांस भागता हुआ गया, लेकिन फ्रांस पोलैंड पर भी कब्जा हो जाता है जर्मन का। अब वो ट्रेन में ठूंस करके वहाँ से जर्मन की तरफ आस्तिच शिविर में भेज दिया जाता है। वो ट्रेन से जब ठूस करके भर दिए गए आस्तिच शिविर में ले जाने के लिए, यातना शिविर में ले जाने के लिए, तभी वो ट्रेन से कूद करके किसी तरह से जान बच जाती है और ब्रुसेल्स की तरफ चला जाता है। ब्रुसेल्स में उसे माँ मिलती है, उनके साथ वो 11 माह किसी तरह से छुप करके गुजारता है। उन्नीस सौ 43 में फरवरी माह में बहन और पिता को पकड़ लिया जाता है। पकड़ करके उनके आस्तिच यातना शिविर में 1500 कैदियों के साथ अंदर कर दिया जाता है, जहां पर 40% भूख और प्यास से मर जाते हैं। वहां लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी में एडी जाकू लिखता है कि उस यातना शिविर के बाहर लिखा हुआ था, काम आपको मुक्त करता है। आप समझेंगे इसका मतलब क्या है। प्लेटफॉर्म पर मौत का देवदूत खड़ा था जब वो ट्रेन से उतारे गए। वो देवदूत ही था साक्षात, जो ट्रेन से उतरने वालों को बता रहा था, कुछ बाएं जाओ, कुछ दाएं जाओ। वो चेक कर रहा था, जो बेहद कमज़ोर थे उनको यातना शिविर का रास्ता बता रहा था, और जो ठीक ठाक थे उनको एक तरफ जाने के लिए कह रहा था। जो मजबूत लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, उनको गैस चेंबर में अंधेरे में भयानक मौत के लिए धकेल दिया जाता है, और जो मजबूत थे, शरीर से ठीक ठाक थे, उनको दास श्रमिक के रूप में बना करके नारकीय जीवन, मौत की ओर धकेल दिया जाता है। किस तरह से नारकीय जीवन जिया जाता है, किस तरह से मार पीट करके काम लिया जाता है। 10 लाख बच्चे, पिता मार दिए जाते हैं। उसके पिता भी मौत के शिकार होते हैं उसी यातना शिविर में।
मेन मीन कैंप में तानाशाह हिटलर लिखता है, वो सारा का सारा दोष यहूदियों पर मढ़ देता है और दुनिया के सामने वो यहूदियों को इस तरह से पेश करता है कि वो कितने दयनीय लोग हैं, कितने उनको जानवरों की तरह रखा जाता है। जानवर जैसी स्थिति यहूदियों की कर दी जाती है। खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, मौत के मुंह में कैसे धकेला जाता है। दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी में एडी जाकू लिखते हैं कि दोस्तों को किस तरह से दुश्मन में तब्दील कर दिया। जो कल तक पड़ोसी थे, अच्छे पड़ोसी थे, दोस्त थे, मिलते जुलते थे, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उसने नफरत भरी लोगों के अंदर और यहूदियों को दुश्मन मान करके व्यवहार किया गया। यातना शिविर में होता क्या था कि रात में अगर सोया जाता तो सोने जिस जगह पर सोते थे वहाँ से उठने के बाद दिन में रात के वक्त वो सोने को मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। यानी सुबह होती, उठते, अब दिन भर में उनके साथ कब क्या घटित हो जाए, कब मार दिया जाए, कुछ भी पक्का नहीं था। रात सोने को मिलेगी ये विश्वास नहीं था। यातना शिविरों में औसत जीवन बताया कि औसत जीवन मुश्किल से 7 माह का होता था। 7 माह में अपने आप दम तोड़ देते, नहीं तोड़ते तो मार दिए जाते, भूखे प्यासा रखा जाता, भूख प्यासे अपने आप ही मर जाते। उनको सोने के लिए दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी होलोकास्ट का एडी जाकू लिखता है कि उनको किससे सुलाया जाता है, बक्से पर नंगे बदन लिटाया जाता है। भूखमरी के मारे वो शरीर से कंकाल में बदलते जाते और नंगे बदन उनको सोने के लिए कहा जाता। इस तरह से अत्याचार किया गया, उनको भूखा रखा गया, उनको प्यासा रखा गया, सोने के लिए नंगे बदन करके ठोस बक्सों पर, तख्तों पर, नंगी जमीन पर सुलाया जाता। जीवन किस तरह से समाप्त होता है? जीवन लगभग समाप्त प्राय था। दोस्त उसी यातना शिविर में कुर्थ नाम का दोस्त मिलता है और उस दोस्त से उनको कितनी राहत मिलती है कि यातना शिविर में जहाँ जीवन समाप्त होना ही है, मरना ही है, मौत निश्चित है, हर सुबह जिंदा रहने का हौसला उस दोस्त से एडी जाकू को मिलता। मेडिकल चेकअप किया जाता और मेडिकल चेकअप में कि कौन अभी भी काम लायक है उनमें से छटनी की जाती और जो ठीक ठाक थे उनको काम के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता। 3 बार गैस चैम्बर में भेजा जाता है, लेकिन हर बार वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के बल पर किसी न किसी तरह से बच करके जीवित रह जाता। वो लिखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता ही थी जिससे वो बच सका और फैक्ट्री में भेज दिया गया। IG फारबेंड फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पर 30,000 बंधुआ मजदूर काम करते हैं, जहाँ ज़ाइक्लोन B गैस निर्मित की जाती है और इसी ज़ाइक्लोन गैस के द्वारा उन यातनागरों में लोगों पे छोड़ी जाती जहरीली गैस और लोगों को मार दिया जाता। उसकी बहन पोलैंड में और गैस चैम्बरों में किन किन देशों के लोग थे? जर्मन की यहूदियों के अलावा
पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, रूस और सभी देशों की यहूदी जर्मन के अलावा कैद रहे, मार दिए गए। वो कहते हैं कि कुछ गद्दार लोग उन्हीं की जाति के भी यहूदी जो दुष्ट थे, गद्दार थे, चंद ब्रेड और शराब के लालच में जासूसी करते और उनका नाम बताया जाता है इस बात को लेकर के कि वो किस तरह का आदमी है, उनके खिलाफ क्या कर रहा है, और पकड़े जाते हैं। ये एक नरक था। लेकिन नरक में भी जिंदा आत्मा, जीवित आत्मा किस तरह से मिली? बहुत कम लोग ऐसे थे जिनमें आत्माएं थी। कि एक आदमी जो उसका सहयोग करता है, उसे उसके जहाँ लेटरिन की जाती शौचालय में, वहाँ दलिया और दूध रख देता और वो जाकर के वहाँ अपना जीवन किस तरह से बचा सका। एडी जाकू, या वो शैक्षणिक योग्यता की बात कही, ये शैक्षणिक योग्यता हर कोई में नहीं थी। एडी जाकू बचा कैसे? तो एक राज ये था। फिर कहा कि एक दयालु आदमी और मिला जिसने मुझे भागने में मदद की, और एडी जाकू इसलिए यातना शिविरों से ट्रेनों में बैठकर कूद करके भाग सका। 18 जनवरी 1945 नाजी सेना भयभीत हो जाते हैं, कारण कि रूसी सेना करीब 20 किलोमीटर नज़दीक पहुंच जाती है जर्मन के। तब शिविर शिफ्ट किया जाता है। शिविर शिफ्टिंग में 15,000 से अधिक लोग ठंड से, भूख से मर जाते हैं। तब वे जब शिविर से शिफ्ट किए जा रहे थे तो बुचेन वार्ड के लिए पैदल चलाए जाते हैं। पैदल गुजर रहे होते हैं, तभी वो नदी में कूद जाता है। नदी में कूद करके ये सोच करके कि तैर करके वो बाहर निकल जाएगा, तभी उस पर गोलियों की बौछार होती है, गोलियां चल रही होती है और वो नदी तैर करके किसी तरह से दूसरी तरफ लग जाता है। इसी भागदौड़ में बसते उठते पड़ते उसकी आँख खुलती है जर्मनी अस्पताल में। अमेरिकन सैनिकों के हाथ लग जाता है और जर्मन अस्पताल में वो पहुंचा दिया जाता है घायल। आँख खुलती है तो जर्मन अस्पताल में डॉक्टर चेक करते हैं। तब के हालात देखिए कि इनको खाने को कितना कम दिया गया कि उसका वज़न जब देखा गया तो महज 28 किलो मिला, और डॉक्टरों ने कहा कि बचने की उम्मीद केवल 35% बची है। जिस व्यक्ति को खाने को ना मिला हो, पीने को ना मिला हो, जिसका वजन घटते घटते 28 किलो रह गया, यानी कंकाल बचा था, नदी में तैर लिया, बेहोश हो गया, अस्पताल पहुंच गया, लेकिन होश आ गया तब वो 28 किलो का था महज। और डॉक्टरों ने कह दिया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 35%, 50% से बहुत कम उम्मीद है कि बच सके। लंबा इलाज चला और मौत से विजय मिली। दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी होलोकास्ट का एडी जाकू लिखता है कि उद्देश्यहीन जीवन था, बच गया, अवसाद में चला गया। वो लिखते हैं कि मैं एक खुशहाल आदमी नहीं था, किसी भी तरह से बच भी गया तो भी सबसे कट करके रहा, मैं दुखी रहने वाला इंसान था। लेकिन जब पहला पुत्र जन्म हुआ शादी के बाद, तो पहली बार पहले पुत्र से एक मोह पैदा हुआ, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति समर्पित हुआ और एक जिम्मेदारी का भाव आया। वो उनके लिए, उनको देखभाल करने के लिए 1950 में वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में बीवी
बच्चे इसको जीवन देने के लिए जीवन जीता है और सफल उद्यमी होता है, यानी उद्योग भी लगा लेता है वो। और देखिए, वर्षों बाद फिर उसे याद आता है, इस बात का बोध होता है, बच्चा पैदा हो गया, उद्योगपति हो गए, फिर बात याद आती है उसे कि मैं जीवित क्यों बचा, मैं ही जीवित क्यों बचा। वे भयानक तरीके से मारे गए, लाखों आदमी मारे गए यातनागृह में, भूखे रख करके, प्यासे रख करके, गैस चेंबर में गैस छोड़ करके। तो जब वो इतना सोचता है, आत्ममंथन करता है, तो पाता है कि शायद मैं इसलिए जीवित रहा कि मुझे नफरत के खतरे के बारे में दुनिया को शिक्षित करना था। ये बात जब उसके जहन में आई कि नफरत के कारण ये सारा खेल रचा गया। तानाशाह हिटलर यहूदियों के खिलाफ नफरत का जहर नाजियों में भरता है और उस नफरत के बल में 10 लाख नाजियों द्वारा यहूदियों को मरवा देता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में 4 से 6 करोड़ जो मारे गए, उसके पीछे अपरोक्ष रूप से नाजी हिटलर का हाथ माना जाता है। तो याद रहे कि एडी जाकू जीवन का उद्देश्य फिर भी नहीं पाता, उद्योगपति बनकर के भी, बच्चा पैदा होने के बाद भी। अब वो सोचता है कि मैं बच कैसे गया। पहली बात तो संभावना ही नहीं थी, मरने के चांस ज़्यादा थे। और जब सब तरह से बच भी गया, अस्पताल में गया, तो जब 28 किलो वजन रह जाता उस व्यक्ति का, वो डॉक्टर घोषित करते हैं कि 35% उम्मीद है बचने की, चांस मरने के ही ज़्यादा है। लंबे इलाज के बाद बच भी गया, उद्योगपति बन गया। और फिर वो उस नफरत के बारे में लोगों को बताता है, दुनिया को शिक्षित करने का कर्तव्य निभाता है। ये उद्देश्य उसे मिलता है। ये क्रांतिकारी विचार जब उसके जहन में आते हैं, तब वो दास्तां लिखता है, बच्चों की, जवान की, बूढ़ों की, सैनिक विद्यार्थियों की, कि होलोकॉस्ट से कैसे बचे। और उन लोगों से मिलता है जो बचे हुए लोग हैं। फिर वो प्रेरक शिक्षक बन जाता है और प्रेरक शिक्षक बन करके सकारात्मक विचार देता है, नफरत के खिलाफ बात करता है। नफरत व्यक्ति की जिंदगी में कैसे जहर घोल देती है, व्यक्ति को, मनुष्य को हैवान बना देती है नफरत। इसलिए नफरत से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। करुणा, दया की बात करता है। हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं, दोस्त होते हैं हमारे, उनके साथ जीते हैं। लेकिन एक नेता जो नफरती बीज बोता है, वो कहाँ लेकर के जाता है समाज को। ये नफरत के बीज तानाशाह हिटलर ने बोए और 10 लाख लोगों की कुर्बानी उसने दे दी। केवल लगातार राष्ट्रवादी सोच, उस राष्ट्रवादी सोच के पीछे अपनी जाति की सर्वश्रेष्ठता। इसलिए याद रहे, कोई जाति कमजोर नहीं होती। दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी होलोकास्ट का एडी जाकू होलोकास्ट से बचता है। कितनी जिजीविसा थी उस व्यक्ति में कि हड्डी का ढांचा रह गया, 28 किलो वजन रह गया। फिर वो जीता है, उद्योगपति बनता है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर प्रेरक शिक्षक बनता है और अपने जीवन का उद्देश्य फिर कहता है कि कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, कि वो उस नफरत के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसी नफरत फिर कोई न दे सके। इतिहास से हम सीख लें। इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास में जो जो गलतियां हुई, धर्म के नाम पर युद्ध हुए, जाति की सर्वश्रेष्ठता के नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ा तानाशाह ने, और आज भी पुतिन, जो यूक्रेन का भी उसी का हिस्सा था, उस यूक्रेन को वापस लेने के लिए, आज़ाद यूक्रेन को उसमें मिलाने के लिए युद्ध छेड़ रखा है। और इस कदर युद्ध छेड़ रखा है कि लाखों लोग उधर के मर रहे हैं, लाखों लोग इधर के मर रहे हैं। आप इसराइल को देखिए, गाजा पट्टी में कोहराम मचा दिया।
अब जा कर के ट्रंप जो हथियार की फैक्ट्री चलाता है, हथियार बेचता है, हथियार का सौदागर है, वो कहता है कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए मिलना चाहिए कि हमने ईरान इजराइल के बीच में युद्ध रोका। मैं रशियन और यूक्रेन के बीच में युद्ध रोकने वाला हूँ। पाकिस्तान और भारत के बीच में मैंने सीज फायर कराया। अब मैं गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में शांति ला रहा हूँ, इसलिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इस तरह का लालची व्यक्ति इतिहास में वो दर्ज होना चाहता है। ये आदमी करता क्या है? जैसा बीज बोता है वैसा काटता है। संयोग से मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार इस बात के लिए मिलता है कि वो अपने देश में चुनाव पारदर्शिता से हो और जनता की आवाज़ उठाती है। वो अपने देश के राष्ट्रपति को संसद में चोर कह देती है। इतनी हिम्मत के साथ पूरा संसद सन्नाटे में आ जाता है। वो लगातार सामान्य आदमी के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठाती है और तानाशाही के खिलाफ बगावत करती है। उसे देशद्रोह के मुकदमे झेलने पड़ते हैं, सांसद ही चली जाती है, फिर भी वो पीछे नहीं हटती, जनता की आवाज़ बनती है। और यही कारण है कि इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिलता है, न कि ट्रंप को। तो दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी होलोकॉस्ट का एडी जाको, ये पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए। अन्यथा आप इस समीक्षा की भी समीक्षा को जो मधुमती के अंक में प्रकाशित हुई, जैसा कि मैंने बताया, एडी जाको होलोकॉस्ट से किस तरह से बचता है, कितनी जद्दोजहद करता है। जो ये पुस्तक मुझे हाथ लगेगी, मैं इसे खरीदूंगा और फिर आपसे डिटेल में विस्तार से बात कर सकूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो से संतुष्ट हों और दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी होलोकॉस्ट का जनक तानाशाह हिटलर, और हिटलर की सोच कितनी घटिया थी, नफरती सोच, अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ करने की सोच। आप सर्वश्रेष्ठता और पवित्रता, ये शब्द बेमानी है आज के दौर में। सभी समान है, और जो अमीर होने का दावा करता है वो कितने घटिया होते हैं। रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब कहाँ पैदा होती है? आज हर आदमी शांति से जीना चाहता है, हर आदमी सहजता, सरलता से जीना चाहता है। ये माहौल होना चाहिए। तो आज इतना ही। दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी आप सुने, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, इसलिए कि ये हमारे देश में जो कुछ चंद लोग, जो नेता, कथित नेता कहलाते हैं, वो भी कहीं न कहीं नफरती बात, हमारा धर्म ऊंचा, उनका धर्म नीचा, ये हमारी जाति पर गर्व करना, हमारे धर्म पर गर्व करना, ये कहाँ लेकर के जाता है? ये दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी। इस वीडियो को सुनने के बाद आप खुद सोचोगे, समझोगे, कान खुल जाएंगे, आंखें खुल जाएगी, दिमाग में जाले पड़े हैं वो साफ हो जाएंगे। होलोकॉस्ट का एडी जाको कितनी यातनाओं से गुजरता है। जीजीव सा उसकी देखो कि वो जीता है और फिर भी कहता है कि मैं अवसाद में हूँ, मैं तनाव में हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ और मैं बच क्यों गया। खुशहाल आदमी नहीं, मैं सबसे दुनिया का दुखी आदमी हूँ, उद्योगपति होकर के भी। फिर जब उसे ये ख्याल आता है कि मेरे जी बच क्यों गया, यानी कोई उद्देश्य होगा। उद्देश्य ये हो सकता है कि मैं उस नफरती माहौल क्यों पैदा हुआ, उस नफरत ने कितने लोगों को मार दिया, बेमौत मार दिया। छोटी सी बात, गलत बात, और उस गलत बात को सही कहते रहे। सही को सही कहना मुश्किल हो जाता है, सच को सच कहना मुश्किल हो जाता है, तब झूठ सच के कपड़े पहन करके निकलता है। आज सोशल मीडिया में ये बात क्यों कर उठ रही है कि झूठ सच के कपड़े पहन करके निकला हुआ है। अब पहचानिए झूठ को। झूठ, सच, सच क्या है? सच झूठ बोलने वाला
झूठ को सच की तरह बोल रहा है और लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये वही पद चिन्ह है एडी जाकू की ये किताब। आपको मिले ना मिले, लेकिन ये वीडियो भी आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए जहाँ तक आप पहुँचा सके। धन्यवाद।